वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती का दृश्य किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं था। जहां हजारों दियों की रोशनी ने गंगा के काले पानी को सुनहरे रंग में बदल दिया था। हवा में चंदन और कपूर की सुगंध घुली हुई थी और घंटियों की गूंज के साथ पुजारियों के मंत्रोच्चारण ने एक ऐसा माहौल बना दिया था जो आत्मा को झकझोर देता था। इस पवित्र भीड़ के बीच जहां भक्त मोक्ष की कामना कर रहे थे, वहां जीवन की एक कड़वी सच्चाई भी मौजूद थी जो अक्सर धार्मिक आडंबरों के पीछे छिप जाती है। घाट की सीढ़ियों पर भिखारियों की एक लंबी कतार बैठी थी, जिनकी उम्मीदें ईश्वर से ज्यादा उन अमीर श्रद्धालुओं पर टिकी थीं जो आरती के बाद कुछ सिक्के या भोजन बांटने वाले थे। उन्हीं भिखारियों के बीच 8 साल का मुन्ना बैठा था, जिसके शरीर पर फटे हुए कपड़े और चेहरे पर कई दिनों की भूख का निशान था। उसकी एक टांग बचपन की एक दुर्घटना में खराब हो गई थी, इसलिए वह दूसरों की तरह दौड़कर भीख नहीं मांग सकता था। बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आने जाने वालों को निहारता रहता था। भीड़ के बीचों बीच विक्रम मल्होत्रा अपनी सफेद खादी के कुर्ते और जवाहर जैकेट में किसी मसीहा की तरह चल रहे थे, जिनके चारों ओर उनके समर्थकों और चापलूसों का घेरा था। शहर के एक प्रतिष्ठित बिल्डर और उभरते हुए नेता होने के नाते विक्रम के लिए यह आरती ईश्वर की भक्ति से ज्यादा अपनी छवि चमकाने का एक अवसर थी। उनके हाथ में कंबल और मिठाई के डिब्बे थे, जिन्हें वह गरीबों को बांट रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें उन लोगों पर नहीं, बल्कि सामने खड़े फोटोग्राफरों के कैमरों पर टिकी थीं। हर बार जब वह किसी गरीब को दान देते, तो कैमरे की फ्लैश चमकती और उनके चेहरे पर एक कृत्रिम मुस्कान आ जाती, जो भीतर की क्रूरता को बड़ी सफाई से ढक लेती थी। मुन्ना, जो भीड़ के धक्कों से बचने के लिए एक कोने में दुबका हुआ था, अचानक विक्रम को देखकर सन्न रह गया। उसकी धड़कनें रुक गईं, क्योंकि वह चेहरा, वह मुस्कान और वह चाल, भले ही कपड़े बदल गए हों और समय बीत गया हो, उसकी धुंधली यादों में कहीं न कहीं गहरे तक बसी हुई थी। मुन्ना के नन्हे दिमाग में बिहार के उस छोटे से गांव की यादें बिजली की तरह कौंध गईं, जहां 5 साल पहले एक आदमी ने उसकी बीमार मां के माथे को चूमकर शहर से दवा लाने का वादा किया था। वह आदमी कभी नहीं लौटा और मां इंतजार करते करते हमेशा के लिए सो गई, लेकिन मुन्ना ने उस चेहरे को कभी नहीं भुलाया था। एक अदम्य आवेग और बालसुलभ जिद ने उसे जकड़ लिया और वह अपनी बैसाखी के सहारे भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। भूख और कमजोरी के बावजूद उसके शरीर में न जाने कहां से ताकत आ गई थी और वह चिल्लाया, पापा, पापा। उसकी आवाज आरती के शोर और शंखनाद में दब गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह लंगड़ाते हुए विक्रम के करीब पहुंचा और अपने मैले कुचैले हाथों से विक्रम के साफ सुथरे कुर्ते को पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, पापा। वह विक्रम के पैरों से लिपट गया, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा लेता है, इस उम्मीद में कि उसका लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। विक्रम मल्होत्रा, जो उस समय मीडिया को बाइट देने की तैयारी कर रहे थे, अचानक अपने पैरों पर गंदे हाथों का स्पर्श महसूस करके चौंक गए और नीचे देखा। एक पल के लिए उनकी आंखों में पहचान की एक हल्की सी चमक दिखाई दी, जैसे अतीत का कोई भूत सामने आ खड़ा हुआ हो। लेकिन अगले ही पल वह भाव घृणा और क्रोध में बदल गया। अपनी बनाई हुई प्रतिष्ठा और अमीर पत्नी के सामने इस गंदे भिखारी बच्चे द्वारा पापा कहे जाने का डर उनके चेहरे पर साफ झलकने लगा। उन्होंने आव देखा न ताव एक जोर का झटका देकर मुन्ना को खुद से दूर धकेल दिया, जिससे वह बच्चा पत्थर की सीढ़ियों पर जा गिरा। विक्रम ने तुरंत अपनी स्थिति संभालने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे हटाओ इसे यहां से, यह चोर है, मेरी जेब काटने की कोशिश कर रहा था। आजकल के बच्चे भी कितने शातिर हो गए हैं, सहानुभूति पाने के लिए क्या क्या नाटक करते हैं। उनकी आवाज में इतनी कड़वाहट और अधिकार था कि वहां मौजूद भीड़ ने बिना सोचे समझे उनकी बात पर विश्वास कर लिया। भीड़ की मानसिकता हमेशा से ही क्रूर और विवेकहीन रही है
और यहां भी वही हुआ जो अक्सर ऐसे मामलों में होता है। विक्रम मल्होत्रा जैसे रसूखदार व्यक्ति का आरोप ही उस बेजुबान बच्चे के लिए सजा का फरमान बन गया। चोर है का शोर मच गया और कुछ उत्साही लोग जो अपनी भक्ति का प्रदर्शन हिंसा के माध्यम से करना चाहते थे, मुन्ना पर टूट पड़े। एक आदमी ने उसे थप्पड़ मारा तो दूसरे ने उसकी बैसाखी छीनकर फेंक दी। मुन्ना जमीन पर पड़ा रो रहा था, अपने छोटे छोटे हाथों से सिर को बचाने की कोशिश कर रहा था और बार बार सिसकते हुए कह रहा था, मैंने चोरी नहीं की, वो मेरे पापा हैं। पापा, मुझे बचा लो। लेकिन विक्रम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपनी नाक पर रुमाल रखे, जैसे किसी गंदगी से बच रहे हों, अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ आगे बढ़ गए। उस पवित्र गंगा के किनारे धर्म की आड़ में अधर्म का नंगा नाच हो रहा था और एक मासूम की पुकार पत्थरों से टकराकर दम तोड़ रही थी। तभी अचानक पुलिस जीप के सायरन की एक तीखी आवाज ने भीड़ के शोर को काट दिया और खाकी वर्दी में एक लंबा गठीला साया भीड़ को चीरता हुआ अंदर आया। यह आईपीएस आदित्य सिंघानिया थे, जो वाराणसी के नए एसएसपी थे और जिनकी सख्ती के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। उनकी उपस्थिति मात्र से ही वहां सन्नाटा छा गया और जिन हाथों ने मुन्ना को मारने के लिए मुट्ठियां भींच रखी थीं, वे डर के मारे ढीली पड़ गईं। आदित्य ने अपनी लाठी से जमीन पर जोर से प्रहार किया और अपनी कड़क आवाज में पूछा, क्या तमाशा हो रहा है? यहां एक निहत्थे बच्चे पर इतने सारे मर्द अपनी मर्दानगी दिखा रहे हैं। उनकी आंखों में अंगारे थे जो भीड़ के पाखंड को जलाने के लिए काफी थे। उन्होंने आगे बढ़कर भीड़ को तितर बितर किया और जमीन पर पड़े उस सहमे हुए बच्चे को देखा, जिसके माथे से खून बह रहा था और जो अभी भी कांप रहा था। आदित्य सिंघानिया ने अपने जीवन में अनगिनत अपराधी देखे थे। उनकी आंखों में झूठ और फरेब को पढ़ने में उन्हें महारत हासिल थी। लेकिन जब उन्होंने मुन्ना की आंखों में देखा तो उन्हें कुछ और ही नजर आया। वहां चोरी का शातिरपन नहीं था, बल्कि एक अनाथ की पीड़ा और एक अस्वीकृत बेटे का गहरा दुख था। वह बच्चा अभी भी उस दिशा में देख रहा था जिधर विक्रम मल्होत्रा गए थे। उसकी आंखों में शिकायत से ज्यादा एक सवाल था, क्यों? आदित्य का दिल, जो वर्षों की पुलिसिया, नौकरी और अपराध जगत की गंदगी देखकर पत्थर हो चुका था, आज पिघल गया। उन्हें अपना बचपन याद आ गया, जब वह खुद अनाथालय की दीवारों के पीछे अपनी पहचान ढूंढते थे। उन्होंने झुककर मुन्ना के कंधे पर हाथ रखा, जो डर के मारे सिकुड़ गया था, और बहुत ही नरम लहजे में पूछा, डरो मत बेटे, मैं पुलिस वाला हूं, मुझे सच बताओ, क्या हुआ था? मुन्ना ने रोते हुए अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, साहब, वो चोर नहीं, वो मेरे पापा हैं। उस पल घाट की ठंडी हवाओं के बीच आदित्य ने एक गहरा फैसला लिया, जो न केवल उस बच्चे की किस्मत बदलने वाला था, बल्कि शहर के सबसे ताकतवर लोगों में से एक की नींव हिलाने वाला था। इंस्पेक्टर तिवारी, जो आदित्य के साथ थे और हमेशा मामलों को रफा दफा करने में विश्वास रखते थे, ने धीरे से कहा, सर, यह विक्रम मल्होत्रा का मामला है। बच्चा शायद झूठ बोल रहा है या गलतफहमी का शिकार है। हमें इसे बाल सुधार गृह भेज देना चाहिए और मामला यहीं खत्म कर देना चाहिए। लेकिन आदित्य ने तिवारी की बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मुन्ना के माथे से बहते खून को पोंछा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। मुन्ना, जो अब तक दुनिया से सिर्फ मार और दुत्कार पा चुका था, एक पुलिस वाले की बाहों में सुरक्षित महसूस करते हुए सुबकने लगा। आदित्य ने भीड़ की तरफ एक आखिरी चेतावनी भरी नजर डाली और विक्रम मल्होत्रा के जाने की दिशा में देखते हुए मन ही मन कहा, अगर इस बच्चे के आंसुओं में जरा भी सच्चाई है, मल्होत्रा, तो तुम्हारी दौलत तुम्हें मेरे कानून से नहीं बचा पाएगी। आदित्य मुन्ना को लेकर अपनी जीप की ओर बढ़े, जबकि पीछे गंगा आरती अब अपने अंतिम चरण में थी और हर हर गंगे के नारे गूंज रहे थे।
जीप में बैठते ही मुन्ना ने सहमते हुए पूछा, साहब, आप मुझे जेल ले जा रहे हो? क्या आदित्य ने रियर व्यू मिरर में उस मासूम चेहरे को देखा जो गंदगी और आंसुओं से सना हुआ था? और पहली बार उनके सख्त चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। नहीं दोस्त, उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी बात सुनी जाएगी। आज से तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। जीप का इंजन गूंज उठा और वे अंधेरी गलियों से निकलकर मुख्य सड़क की ओर बढ़ गए। यह सफर सिर्फ एक पुलिस स्टेशन तक का नहीं था, बल्कि यह शुरुआत थी एक ऐसे धर्म युद्ध की जहां एक तरफ पैसे और राजनीति का गठबंधन था और दूसरी तरफ एक आईपीएस अधिकारी की जिद और एक बच्चे का पवित्र प्रेम। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन आदित्य जानते थे कि असली सुबह होने में अभी वक्त लगेगा। लंका पुलिस स्टेशन की चारदीवारी के भीतर का माहौल बाहर की ठंडी हवा के बिल्कुल विपरीत था। यहां गर्मी थी, पसीने की गंध थी और सत्ता के नशे में चूर आवाजों का शोर था। विक्रम मल्होत्रा गुस्से से तमतमाए हुए इंस्पेक्टर तिवारी की मेज के सामने खड़े थे और उनकी आवाज पुलिस स्टेशन की ऊंची छतों से टकराकर गूंज रही थी। इंस्पेक्टर, मैं चाहता हूं कि इस लड़के पर चोरी और हमले का मामला अभी दर्ज हो। इसने मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की है, वह भी इतने सारे कैमरों के सामने, विक्रम ने चिल्लाते हुए कहा और अपनी सोने की घड़ी की ओर देखा जैसे उनका एक एक मिनट कीमती हो। इंस्पेक्टर तिवारी, जो आमतौर पर अपनी वर्दी की अकड़ में रहते थे, आज एक भीगी बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। बार बार जी सर कह रहे थे। उनके लिए विक्रम सिर्फ एक शिकायत करता नहीं, बल्कि एक ऐसा रसूखदार आदमी था जिसके एक फोन पर उनका तबादला किसी दूर दराज के गांव में हो सकता था। कोने में रखी एक लोहे की बेंच पर मुन्ना सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसके पैर जमीन तक नहीं पहुंच रहे थे और वह अपनी बैसाखी को छाती से ऐसे लगाए हुए था जैसे वही उसकी एकमात्र ढाल हो। थाने की पीली रोशनी में उसका चेहरा और भी पीला और बीमार लग रहा था। जब भी विक्रम की ऊंची आवाज गूंजती, मुन्ना का नन्हा शरीर सिहर उठता था, लेकिन उसकी नजरें विक्रम से हट नहीं रही थीं। उन नजरों में डर तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अजीब सी उम्मीद थी, जो शायद दुनिया की किसी भी पुलिस रिपोर्ट से ज्यादा सच्ची थी। आईपीएस आदित्य सिंघानिया अपने केबिन से बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांत गंभीरता थी जिसने कमरे के शोर को अपने आप कम कर दिया। उन्होंने हाथ के इशारे से विक्रम को शांत रहने को कहा और खुद मुन्ना के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गए। बेटा, उन्होंने अपनी भारी आवाज को जितना हो सके नरम बनाते हुए पूछा, तुमने उस आदमी को पापा क्यों कहा? मुन्ना ने पहले विक्रम की तरफ देखा, जो उसे घूर रहे थे, और फिर आदित्य की आंखों में देखा, जहां उसे थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई। उसने अपनी सूखी जुबान को होठों पर फेरा और टूटी फूटी हिंदी में बोलना शुरू किया, जिसमें बिहार की मैथिली बोली का पुट था। साहब, वो मेरे बाबूजी हैं। हमारा गांव मधुबनी में है। 5 साल पहले माई बहुत बीमार थी, खून की उल्टी करती थी। बाबूजी ने कहा था कि वो शहर जा रहे हैं, बड़े अस्पताल से दवाई और पैसा लाने। वो बस गए और फिर कभी नहीं लौटे। मुन्ना की आवाज कांप रही थी, जैसे वह उन पुरानी यादों के बोझ तले दब रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि बाबूजी भाग गए, लेकिन माई कहती थी कि वो आएंगे। वो रोज दिया जलाती थी। साहब, जब माई मर गई तो मैं उनको ढूंढने निकल पड़ा। कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर तिवारी ने भी फाइल से नजर हटाकर बच्चे को देखा। विक्रम मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और एक व्यंग्यात्मक हंसी, बकवास, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। आदित्य साहब, आप एक आईपीएस होकर इस सड़क छाप भिखारी की बातों में आ रहे हैं। यह सब विपक्ष की चाल है। उन्होंने इस बच्चे को रटा रटाया झूठ बोलने के लिए भेजा है, ताकि चुनाव से पहले मेरी छवि खराब हो सके। विक्रम ने अपनी आवाज में और अधिक क्रोध भरते हुए कहा, मैं उस गांव को नहीं जानता।
मैं कभी बिहार नहीं गया। मेरा जन्म और पालन पोषण लखनऊ में हुआ है। यह बच्चा पागल है या फिर बहुत शातिर अपराधी? लेकिन आदित्य की बाज की तरह तेज नजरें विक्रम के माथे पर आए पसीने की उन बारीक बूंदों को देख रही थीं, जो एयर कंडीशनर के बावजूद वहां चमक रही थी। आदित्य ने धीरे से उठकर पानी का एक गिलास मुन्ना की ओर बढ़ाया। बच्चा पानी को ऐसे गटक गया जैसे वह रेगिस्तान से आया हो। आदित्य ने विक्रम की ओर मुड़कर बहुत ही संयत स्वर में कहा, मिस्टर मल्होत्रा, एक अपराधी और एक पीड़ित की आंखों में फर्क होता है। यह बच्चा झूठ बोल सकता है, लेकिन इसका डर और इसकी भूख झूठ नहीं बोल सकती। आपने गौर किया, जब आप चिल्ला रहे थे तो यह बच्चा पीछे हटने के बजाय आपकी आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था। एक अजनबी बच्चे के लिए गुस्सा करने वाले आदमी से दूर भागना स्वाभाविक है, लेकिन यह आपकी तरफ ही देख रहा था। विक्रम झल्ला उठे। तो आपका मतलब है कि मैं विक्रम मल्होत्रा इस भिखारी का बाप हूं? अपनी हद में रहिए ऑफिसर, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इंस्पेक्टर तिवारी ने बीच बचाव करते हुए कहा। सर, साहब सही कह रहे हैं, जाने दीजिए। बच्चे को रिमांड होम भेज देते हैं और एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन आदित्य ने मेज पर हाथ मारकर तिवारी को चुप करा दिया। कानून अंधा होता है तिवारी, लेकिन पुलिस वाला नहीं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मैं किसी भी बच्चे को तब तक अपराधी नहीं मान सकता जब तक कि उसके खिलाफ ठोस सबूत न हो। और यहां मुझे चोरी का प्रयास नहीं, बल्कि एक खोए हुए बच्चे की हताशा दिखाई दे रही है। आदित्य ने विक्रम की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मैं इस बच्चे पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा हूं। यह बच्चा पुलिस की देखरेख में रहेगा, लेकिन अपराधी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे बच्चे के तौर पर जिसे सुरक्षा की जरूरत है। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपनी जेब से फोन निकाला और किसी बड़े मंत्री का नंबर डायल करने का नाटक किया। फिर रुक गए। उन्होंने समझ लिया कि इस जिद्दी अफसर से अभी उलझना बेकार है। उन्होंने अपनी जैकेट ठीक की और दांत पीसते हुए कहा, ठीक है सिंघानिया, आप अपनी पुलिसिया कहानी बनाइए, लेकिन याद रखिएगा, अगर कल सुबह तक यह लड़का मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार किया गया तो मैं आपके करियर पर ऐसा दाग लगाऊंगा जो गंगा के पानी से भी नहीं धुलेगा। विक्रम ने मुन्ना की तरफ एक आखिरी घृणित नजर डाली और तेजी से थाने से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद थाने की हवा थोड़ी हल्की हो गई, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार था। आदित्य वापस मुन्ना के पास आए, जो अब बेंच पर लेटा हुआ था। थकान और दर्द ने उसे घेर लिया था। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उसने धीरे से आदित्य का हाथ पकड़ लिया। बाबूजी गुस्सा है ना? वो मुझे पहचान नहीं रहे क्योंकि मैं गंदा हो गया हूं, मुन्ना ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। यह सुनकर आदित्य के दिल में एक टीस उठी। एक बच्चा अपने पिता की नफरत को भी जायज ठहराने की कोशिश कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका प्यार बिना शर्त था। आदित्य जानते थे कि उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। विक्रम मल्होत्रा जैसे रसूखदार आदमी से पंगा लेना आसान नहीं था, लेकिन उस नन्हे हाथ की पकड़ ने आदित्य के इरादों को फौलाद बना दिया था। आदित्य ने इंस्पेक्टर तिवारी को निर्देश दिया, इस बच्चे के लिए कुछ खाने का इंतजाम करो और डॉक्टर को बुलाओ। इसकी टांग में सूजन है। और सुनो, इस मामले की कोई भी जानकारी प्रेस को लीक नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे पता चला कि किसी ने विक्रम से पैसे खाकर खबर बाहर दी है तो मैं उसे सस्पेंड नहीं करूंगा, सीधा बर्खास्त करूंगा। तिवारी ने सलाम ठोंका और दौड़ पड़े। आदित्य अपनी कुर्सी पर बैठ गए और खिड़की से बाहर वाराणसी की रात को देखने लगे। शहर सो रहा था, लेकिन अन्याय जाग रहा था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वह इस बच्चे के बाबूजी का सच सामने लाकर रहेंगे, चाहे वह विक्रम मल्होत्रा हो या कोई और। यह अब सिर्फ एक जांच नहीं थी, यह एक इंसानियत का इम्तिहान था। रात के 2 बज रहे थे, लेकिन लंका पुलिस स्टेशन की बत्ती अभी भी जल रही थी,
और माहौल में तनाव व्याप्त था। आदित्य सिंघानिया अपनी मेज पर फाइलों के ढेर के बीच घिरे हुए थे। उनकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। विक्रम मल्होत्रा का सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब की तरह लग रहा था। शिक्षा लखनऊ में, व्यवसाय दिल्ली और वाराणसी में, और समाज सेवा के नाम पर कई पुरस्कार। लेकिन एक पुलिस वाले की छठी इंद्री आदित्य को बता रही थी कि यह सफाई बहुत कृत्रिम है। कोई भी आदमी बिना किसी अतीत के इतना बड़ा नहीं बनता। उन्होंने अपनी एक विशेष टीम को गुप्त रूप से सक्रिय कर दिया था, जिसका काम मुन्ना द्वारा बताए गए मधुबनी के उस छोटे से गांव रामपुर की जानकारी निकालना था। आदित्य जानते थे कि अगर मुन्ना का दावा सच है तो वहां जरूर कोई ना कोई सुराग दबा होगा जो विक्रम के वर्तमान को उसके अतीत से जोड़ता है। कमरे के दूसरे कोने में मुन्ना अब तक थोड़ा शांत हो चुका था। डॉक्टर ने उसकी टांग की मरहम पट्टी कर दी थी और उसे दर्द की दवा दी थी। उसके सामने रखी थाली में दाल चावल थे, जिसे वह धीरे धीरे खा रहा था, जैसे उसे यकीन न हो कि यह खाना असली है या कोई सपना। हर कौर के साथ उसकी आंखों से एक आंसू टपककर थाली में गिर जाता था। आदित्य उसे देख रहे थे और उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। यह दृश्य किसी भी पत्थर दिल को पिघलाने के लिए काफी था। मुन्ना ने अपनी बैसाखी को अपने बगल में ही रखा था, मानो वह उसकी रक्षा करने वाला एकमात्र हथियार हो। सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए भरोसा करना सबसे मुश्किल काम होता है, और मुन्ना की सतर्क आंखें बता रही थीं कि उसने अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा धोखा देखा है। आदित्य अपनी कुर्सी से उठकर मुन्ना के पास गए और उसके बगल में बैठ गए। मुन्ना थोड़ा सहम गया, लेकिन आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरा, जिससे बच्चे को थोड़ी राहत मिली। खाना कैसा है, मुन्ना उन्होंने पूछा। मुन्ना ने धीरे से सिर हिलाया और अपनी जेब से एक बहुत ही पुराना मुड़ा तुड़ा कागज का टुकड़ा निकाला। यह एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, जो जगह जगह से फट चुकी थी और पसीने व गंदगी से पीली पड़ गई थी। उसने कांपते हाथों से वह फोटो आदित्य की ओर बढ़ाई। साहब, यह देखो, यह मेरे बाबूजी और माई हैं। जब मैं छोटा था, मुन्ना ने फुसफुसाते हुए कहा। फोटो में एक दुबला पतला आदमी एक साधारण साड़ी पहनी औरत के साथ खड़ा था। आदमी का चेहरा थोड़ा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों की बनावट और नाक का नक्शा विक्रम मल्होत्रा से इतना मिलता जुलता था कि इसे संयोग नहीं कहा जा सकता था। उस फोटो को हाथ में लेते ही आदित्य को लगा जैसे उन्होंने कोई ज्वलंत अंगारा छू लिया हो। यह महज कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक बच्चे की उम्मीद का आखिरी सबूत था। आदित्य ने मुन्ना की आंखों में देखा और पूछा, तुम यहां तक कैसे आए मुन्ना? मधुबनी तो बहुत दूर है। मुन्ना ने अपनी दर्द भरी दास्तान शुरू की। जब माई मर गई तो घर मालिक ने सामान बाहर फेंक दिया। मैं लोगों से पूछता पूछता ट्रेन में बैठ गया। टीटी ने बहुत मारा, पैर पर डंडा मारा। तब से लंगड़ा कर चलता हूं। बनारस के घाट पर भीख मांगता था, ताकि जब बाबूजी मिले तो उन्हें बता सकूं कि मैं जिंदा हूं। उसकी बातें किसी नुकीले तीर की तरह आदित्य के दिल में चुभ रही थीं। एक 8 साल का बच्चा जो स्कूल में होना चाहिए था, वह अपने पिता की तलाश में नर्क भोग रहा था। मुन्ना की कहानी सुनते सुनते आदित्य का अपना अतीत उनकी आंखों के सामने नाचने लगा। वह खुद एक अनाथालय में पले बढ़े थे, जहां पहचान का संकट हर रोज उनका गला घोंटता था। उन्हें याद आया कि कैसे वह भी घंटों गेट पर बैठकर किसी के आने का इंतजार करते थे, कोई ऐसा जो उन्हें अपना कहे। मुन्ना का दर्द उनका अपना दर्द बन गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि आदित्य के पास अब वर्दी की ताकत थी और मुन्ना के पास कुछ नहीं था। उस पल पुलिस अधिकारी का कर्तव्य एक व्यक्तिगत मिशन में बदल गया। उन्होंने मुन्ना के कंधे को थपथपाते हुए मन ही मन कसम खाई, तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें छोड़ दिया होगा मुन्ना, लेकिन यह खाकी वर्दी वाला तुम्हें अब कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हें तुम्हारा हक मिलकर रहेगा,
चाहे मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े। तभी आदित्य का फोन वाइब्रेट हुआ। यह बिहार पुलिस में उनके बैचमेट इंस्पेक्टर रंजीत का कॉल था, जिसे उन्होंने कुछ घंटे पहले ही काम सौंपा था। आदित्य ने तुरंत कॉल उठाया। दूसरी तरफ से रंजीत की आवाज गंभीर थी। आदित्य, तुमने जो नाम और गांव बताया था, वहां की कहानी बहुत पेचीदा है। रामपुर गांव में विजय नाम का एक आदमी था, जो बिल्कुल विक्रम मल्होत्रा जैसा दिखता है। 5 साल पहले वह अपनी पत्नी सुनैना और बेटे मुन्ना को छोड़कर शहर कमाने गया था। गांव वालों का कहना है कि उसने कर्जा लिया था और वापस नहीं लौटा। सुनैना की मौत टीबी से हुई थी और बेटा गायब हो गया था। सबसे बड़ी बात, विजय के गायब होने और लखनऊ में विक्रम मल्होत्रा के उभरने का समय लगभग एक ही है। फोन कटने के बाद आदित्य के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान आ गई। शक यकीन में बदल चुका था। विक्रम मल्होत्रा ही विजय था, एक भगोड़ा जिसने अपनी पहचान बदलकर एक अमीर औरत से शादी की और अपने अतीत को जिंदा दफन कर दिया। उसने सिर्फ अपना नाम नहीं बदला था, बल्कि अपनी आत्मा को बेच दिया था। मुन्ना कोई झूठा भिखारी नहीं था, बल्कि एक करोड़पति बाप का वारिस था, जिसे कचरे की तरह फेंक दिया गया था। आदित्य ने फोटो को वापस मुन्ना की जेब में सुरक्षित रख दिया। अब उनके पास दिशा थी, लेकिन रास्ता कांटों भरा था। विक्रम मल्होत्रा अब तक समझ चुका होगा कि पुलिस शांत नहीं बैठी है। वह अपनी काली कमाई और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करेगा। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। मुन्ना अब बेंच पर सो चुका था। उसका चेहरा शांत था। शायद महीनों बाद वह बिना डर के सोया था। आदित्य जानते थे कि यह शांति तूफान से पहले की है। विक्रम मल्होत्रा जैसे लोग अपनी बनाई हुई दुनिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहां तक कि अपने ही खून को बहाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। आदित्य ने तिवारी को बुलाया और आदेश दिया, इस बच्चे की सुरक्षा बढ़ा दो। कोई भी बाहरी आदमी, चाहे वह वकील हो या पत्रकार, इससे नहीं मिल सकता। और एक गाड़ी तैयार करो, मैं इसे अपने सरकारी आवास ले जाऊंगा। थाना अब मुन्ना के लिए सुरक्षित नहीं था। जंग का ऐलान हो चुका था और अब यह लड़ाई कागजों से निकलकर सीधे सड़कों और अदालतों तक जाने वाली थी। अगले दिन की सुबह वाराणसी के कैंटोनमेंट इलाके में स्थित विक्रम मल्होत्रा के आलीशान बंगले में एक अजीब सी खामोशी लेकर आई थी। बाहर बगीचे में मोर नाच रहे थे, लेकिन अंदर विक्रम के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। उन्हें अपने सूत्रों से खबर मिल चुकी थी कि आईपीएस आदित्य सिंघानिया ने बिहार में उनके पुराने गांव तक अपने हाथ फैला दिए हैं। शराब का गिलास हाथ में थामे विक्रम ने गुस्से में कांच की मेज पर मुक्का मारा। उनका अतीत, जिसे उन्होंने इतनी मेहनत से दफनाया था, अब एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार था। उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया और राज्य के गृह मंत्री को कॉल मिलाया। उनकी आवाज में डर और आदेश का मिला जुला भाव था। मंत्री जी, वह नया एसएसपी सिंघानिया अपनी सीमा लांघ रहा है। मुझे वह शहर से बाहर चाहिए, अभी इसी वक्त। अगर मेरा अतीत खुदा, तो पार्टी को मिलने वाला चंदा भी रुक जाएगा। उधर एसएसपी ऑफिस में आदित्य सिंघानिया को डीआईजी का सख्त फोन आया। डीआईजी की आवाज में चेतावनी साफ थी। आदित्य, तुम किस आग से खेल रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है विक्रम मल्होत्रा सरकार के करीबी हैं। ऊपर से बहुत दबाव है। उस भिखारी बच्चे वाले केस को तुरंत बंद करो और फाइल ठंडे बस्ते में डाल दो, वरना तुम्हारा तबादला ऐसी जगह कर दिया जाएगा जहां पानी भी नसीब नहीं होता। लेकिन आदित्य, जो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे विभाग में जाने जाते थे, जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया, सर, मैंने यह वर्दी किसी नेता की गुलामी करने के लिए नहीं, बल्कि कानून की रक्षा के लिए पहनी है। वह बच्चा भिखारी नहीं, इस देश का नागरिक है और एक अपराध का पीड़ित है। जब तक मैं सच सामने नहीं लाता, मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। शाम होते होते
आदित्य को आभास हो गया था कि खतरा सिर्फ उनकी नौकरी पर नहीं बल्कि मुन्ना की जान पर भी मंडरा रहा है। खुफिया विभाग से खबर मिली थी कि शहर के कुछ नामी गुंडों को सफाई का काम सौंपा गया है। आदित्य ने तुरंत फैसला लिया कि मुन्ना पुलिस लाइन के सरकारी क्वार्टर में भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अपनी निजी कार निकाली और मुन्ना को पिछली सीट पर बिठाया। मुन्ना, जो अब तक आदित्य पर पूरी तरह भरोसा करने लगा था, चुपचाप बैठ गया। हालांकि उसकी आंखों में फिर से वही पुराना डर लौट आया था जैसे ही उनकी कार शहर के सुनसान इलाके से गुजर रही थी। 2 बाइकों पर सवार 4 नकाबपोश बदमाशों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और रुकने का इशारा किया। यह कोई साधारण लूटपाट नहीं थी, यह विक्रम मल्होत्रा द्वारा भेजा गया मौत का पैगाम था। आदित्य ने कार रोकने के बजाय एक्सीलेटर पर पैर दबा दिया, लेकिन सामने से एक ट्रक ने रास्ता रोक दिया। मजबूरन उन्हें ब्रेक लगाना पड़ा। बदमाश हाथों में लोहे की रॉड और हथियार लेकर गाड़ी की तरफ लपके। उनका मकसद साफ था, आदित्य को घायल करना और बच्चे को खत्म करना। आदित्य ने फुर्ती से अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और गाड़ी से बाहर निकले। नीचे झुको मुन्ना, वह चिल्लाए। एक गुंडे ने आदित्य पर वार किया, जिसे उन्होंने अपनी कलाई पर रोका और उसे जोरदार लात मारकर गिरा दिया। लेकिन दूसरा गुंडा पिछली खिड़की का कांच तोड़कर मुन्ना को खींचने की कोशिश करने लगा। मुन्ना की चीख गूंज उठी, बचाओ साहब बचाओ। उस चीख ने आदित्य के भीतर सोए हुए शेर को जगा दिया। उन्होंने हवा में गोली चलाई और चेतावनी दी, अगर किसी ने बच्चे को हाथ भी लगाया तो अगली गोली सीधे भेजे में होगी। गोली की आवाज और आदित्य के रौद्र रूप को देखकर गुंडे सहम गए। दूर से पुलिस पेट्रोलिंग की गाड़ी का सायरन सुनाई देने लगा, जिसे आदित्य ने पहले ही अलर्ट कर दिया था। पकड़े जाने के डर से बदमाश अपनी बाइक पर सवार होकर अंधेरे में भाग निकले। आदित्य तुरंत पिछली सीट की ओर लपके। मुन्ना सीट के नीचे दुबका हुआ था। कांच के टुकड़ों से उसके हाथ छिल गए थे और वह थर थर कांप रहा था। आदित्य ने उसे बाहर निकाला और अपने सीने से लगा लिया। उस पल आदित्य को विक्रम मल्होत्रा के चरित्र की असली गहराई का पता चला। एक पिता अपने ही बेटे को मरवाने के लिए गुंडे भेज सकता है। यह सोचकर आदित्य को घिन आ रही थी। यह अब सिर्फ एक केस नहीं रह गया था, यह अच्छाई और बुराई की सीधी जंग बन चुका था। आदित्य मुन्ना को लेकर अपने सुरक्षित आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद हवलदारों को पहरे पर लगा दिया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ मुन्ना की सिसकियों की आवाज आ रही थी। आदित्य ने मुन्ना के जख्मों पर दवा लगाते हुए सोचा कि सत्ता की हवास इंसान को कितना गिरा सकती है। विक्रम मल्होत्रा ने आज अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी थी। उसने मुन्ना पर हमला करके आदित्य के इरादों को लोहे जैसा मजबूत बना दिया था। आदित्य ने मुन्ना के सिर पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, आज के बाद तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। मुन्ना, तुम्हारे पिता ने खून का रिश्ता तोड़ दिया है, लेकिन कानून का रिश्ता अभी बाकी है। कल सुबह जो होगा वह पूरे शहर को हिलाकर रख देगा। आदित्य ने अपनी मेज की दराज से विक्रम के खिलाफ जमा किए गए सबूतों की फाइल निकाली। अब वार करने की बारी उनकी थी। सीन थी, आदित्य का सरकारी बंगला छावनी के शांत इलाके में स्थित था, जहां शहर का शोरगुल नहीं पहुंचता था। जब वह मुन्ना को लेकर घर के अंदर दाखिल हुए, तो बच्चा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस विशाल ड्राइंग रूम को निहारने लगा। संगमरमर का फर्श, दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स और मखमली सोफे, यह सब मुन्ना के लिए किसी दूसरी दुनिया जैसा था। वह दरवाजे पर ही ठिठक गया। उसे डर था कि उसके गंदे पैर फर्श को खराब कर देंगे। आदित्य ने उसकी हिचकिचाहट को भांप लिया और जूते उतारकर खुद नंगे पैर अंदर आए। फिर मुन्ना का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आए। यह अब तुम्हारा भी घर है मुन्ना, यहां डरने की कोई जरूरत नहीं है, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात पहली बार मुन्ना को एक सुरक्षित छत और अपनेपन का एहसास हुआ, जो उसने अपनी मां के जाने के बाद खो दिया था। आदित्य ने अपने रसोइये को मुन्ना के लिए
सादा और पौष्टिक भोजन बनाने का निर्देश दिया और खुद मुन्ना को नहलाने ले गए। जब मुन्ना अपने फटे पुराने कपड़े उतार रहा था, तभी आदित्य की नजर उसके दाहिने कंधे के पीछे एक गहरे जले हुए निशान पर पड़ी। आदित्य का दिल जोर से धड़का। उन्होंने तुरंत अपने फोन में सेव की हुई उस पुरानी मेडिकल रिपोर्ट को खोला, जो बिहार की पुलिस टीम ने रामपुर के सरकारी अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम से ढूंढकर भेजी थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, 2 साल की उम्र में लालटेन गिरने से बच्चे के दाहिने कंधे पर जलन का घाव। यह निशान कोई साधारण चोट नहीं थी, बल्कि यह मुन्ना की पहचान का एक अमिट प्रमाण था। आदित्य ने उस निशान की तस्वीर ली। अब उनके पास मुन्ना की पहचान साबित करने के लिए एक ठोस सुराग था। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी थी। अगली सुबह आदित्य ने एक जोखिम भरा कदम उठाने का फैसला किया। मुन्ना का पिता विक्रम ही है। इसे साबित करने के लिए उन्हें डीएनए टेस्ट की जरूरत थी और इसके लिए विक्रम का सैंपल चाहिए था। आदित्य अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में विक्रम मल्होत्रा के ऑफिस पहुंचे। विक्रम ने उन्हें देखकर व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ स्वागत किया, ये सोचते हुए कि शायद आदित्य दबाव में आकर समझौता करने आए हैं। तो एसपी साहब, आखिर आपको समझ आ ही गया कि मुझसे उलझना बेकार है, विक्रम ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा। आदित्य ने अपने गुस्से को काबू में रखा और बहुत ही संयत होकर कहा, मिस्टर मल्होत्रा, मैं यहां आपको आधिकारिक चेतावनी देने आया हूं। कल रात मुन्ना पर हुए हमले की जांच चल रही है। बातचीत के दौरान जानबूझकर माहौल को गर्म करते हुए आदित्य विक्रम की मेज के करीब गए। जब विक्रम गुस्से में अपनी बात रखने के लिए आगे झुके और मेज पर हाथ पटका, तो आदित्य की बात जैसी तेज नजरों ने विक्रम के कोट के कॉलर पर एक टूटा हुआ बाल देखा। आदित्य ने बहुत ही सफाई से, जैसे विक्रम को शांत करने का इशारा कर रहे हों, उनके कंधे पर हाथ रखा और उस बाल को अपनी उंगलियों के बीच फंसा लिया। विक्रम को इस चाल की भनक तक नहीं लगी। वह अपने अहंकार में चूर होकर चिल्लाते रहे, जबकि आदित्य ने अपना काम पूरा कर लिया था। ध्यान रखिएगा मल्होत्रा जी, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। यह कहकर आदित्य वहां से निकल गए। बाहर आते ही उन्होंने उस बाल को एक सुरक्षित प्लास्टिक पाउच में डाला और तुरंत फॉरेंसिक लैब के लिए रवाना कर दिया। यह बाल का एक मामूली टुकड़ा अब एक साम्राज्य को गिराने वाला था। घर लौटने पर आदित्य ने देखा कि मुन्ना सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं था। आदित्य को देखते ही उसने पूछा, साहब, क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मैं बुरा हूं इसलिए वो मुझे छोड़ गए? मुन्ना के इन मासूम सवालों ने आदित्य को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने मुन्ना के पास बैठकर उसे समझाया, तुम बहुत अच्छे हो मुन्ना, गलती तुम्हारी नहीं, उनकी है और हम उन्हें यह गलती सुधारने पर मजबूर करेंगे। उस रात आदित्य ने मुन्ना को अपने हाथों से खाना खिलाया। जिस बच्चे ने सालों तक कूड़ेदान से खाना चुना हो, उसे इस तरह सम्मान से खाते देख आदित्य की आंखों में नमी आ गई। उन दोनों के बीच खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दर्द और अकेलेपन ने उन्हें एक अटूट डोर में बांध दिया था। 3 दिन बाद फॉरेंसिक लैब से एक सीलबंद लिफाफा आदित्य की मेज पर आया। कमरे में सन्नाटा था, केवल दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आदित्य के हाथ लिफाफा खोलते वक्त थोड़े कांप रहे थे, डर से नहीं, बल्कि उस भारी सच्चाई के भार से जो इसमें छिपी थी। उन्होंने कागज बाहर निकाला और रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर नजर डाली। वहां साफ शब्दों में लिखा था, डीएनए मैच पॉजिटिव 99% पैतृक समानता। विक्रम मल्होत्रा ही मुन्ना का जैविक पिता था। आदित्य ने गहरी सांस ली और कुर्सी से टेक लगा ली। उनके चेहरे पर एक विजयी लेकिन गंभीर मुस्कान थी। विज्ञान ने मुन्ना के आंसुओं पर मुहर लगा दी थी। अब यह कागज का टुकड़ा विक्रम के ताबूत की आखिरी कील बनने वाला था। आदित्य ने तुरंत अपनी लीगल टीम को बुलाया और सबूतों को क्रमबद्ध करना शुरू किया। रामपुर के गांव का बयान, मुन्ना के कंधे का निशान,
मां का मृत्यु प्रमाण पत्र और अब यह डीएनए रिपोर्ट। यह जाल इतना मजबूत था कि विक्रम की दौलत और राजनीतिक पहुंच भी इसे नहीं काट सकती थी। आदित्य ने मुन्ना को बुलाया, जो अब साफ सुथरे कपड़ों में किसी अच्छे घर का बच्चा लग रहा था। आदित्य ने रिपोर्ट को हवा में लहराते हुए कहा, मुन्ना, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। कल पूरा शहर जानेगा कि तुम कौन हो। कल तुम्हारी माई को इंसाफ मिलेगा। मुन्ना को डीएनए का मतलब नहीं पता था, लेकिन आदित्य की चमकती आंखों को देखकर वह समझ गया कि कुछ बहुत अच्छा हुआ है। उसने दौड़कर आदित्य को गले लगा लिया। अगले दिन विक्रम मल्होत्रा की पत्नी का जन्मदिन था और शहर के सबसे बड़े होटल में एक भव्य पार्टी का आयोजन किया गया था। शहर के सारे वीआईपी, मीडिया और अधिकारी वहां मौजूद होने वाले थे। आदित्य जानते थे कि वार करने का इससे बेहतर मौका और कोई नहीं हो सकता। अदालत में मामला सालों तक खिंच सकता था, लेकिन जनता की अदालत में फैसला तुरंत होता है। उन्होंने अपनी वर्दी को अच्छी तरह इस्त्री किया और मुन्ना को भी नए कपड़े पहनाए। तैयार हो? मुन्ना आदित्य ने पूछा। मुन्ना ने सिर हिलाया, हालांकि उसके नन्हे दिल में अभी भी घबराहट थी। आदित्य ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, आज सिर मत झुकाना। आज तुम भिखारी बनकर नहीं, बल्कि अपने हक के दावेदार बनकर वहां जाओगे। गाड़ी होटल की तरफ निकल पड़ी, जहां रोशनी और संगीत के बीच एक तूफान दस्तक देने वाला था। शहर के सबसे प्रतिष्ठित ताज गंगे होटल का बॉलरूम आज रोशनी से नहाया हुआ था। झूमर की चमक और महंगे इत्र की खुशबू के बीच बनारस का पूरा कुलीन वर्ग विक्रम मल्होत्रा की पत्नी सावित्री देवी के जन्मदिन के जश्न में डूबा हुआ था। विक्रम स्टेज पर खड़े होकर माइक थामे अपनी पत्नी के लिए कसीदे पढ़ रहे थे। सावित्री सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत है, मेरी प्रेरणा है। मेहमान तालियां बजा रहे थे और वेटर चांदी की तश्तरियों में ड्रिंक्स परोस रहे थे। वहां मौजूद हर शख्स विक्रम की सफलता और उनके आदर्श दाम्पत्य जीवन से प्रभावित था। किसी को अंदाजा नहीं था कि इस चमक दमक के पीछे कितना गहरा अंधेरा छिपा है। संगीत और हंसी ठिठोली के बीच अचानक बॉलरूम का विशाल दरवाजा जोर से खुला और वहां का माहौल एकदम से बदल गया। दरवाजे पर आईपीएस आदित्य सिंघानिया अपनी पूरी वर्दी में खड़े थे और उनका हाथ थामे वह छोटा सा मुन्ना खड़ा था, जिसने आज साफ कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। डीजे ने संगीत बंद कर दिया और सभी की निगाहें दरवाजे पर टिक गईं। विक्रम के चेहरे से रंग उड़ गया। माइक उनके हाथ में कांपने लगा। आदित्य ने भीड़ को चीरते हुए स्टेज की ओर कदम बढ़ाया। उनके जूतों की आवाज उस खामोशी में हथौड़े की तरह बज रही थी। विक्रम ने हकलाते हुए कहा, एसपी साहब, यह एक प्राइवेट पार्टी है। आप यहां बिना वारंट के क्या कर रहे हैं? आदित्य स्टेज पर चढ़े। विक्रम के हाथ से माइक लिया और भीड़ की ओर मुखाते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, माफी चाहता हूं रंग में भंग डालने के लिए, लेकिन आज हम यहां रिश्तों का जश्न मना रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक ऐसे रिश्ते की कहानी भी सुनाई जाए जिसे अंधेरे में दफन कर दिया गया था। उनकी आवाज में ऐसा अधिकार था कि कोई भी हिल नहीं सका। आदित्य ने मुन्ना को अपने पास खड़ा किया और बोलना शुरू किया, देवियों और सज्जनों, मैं आपको एक आदमी की कहानी सुनाता हूं। उसका नाम विजय था, जो बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर का रहने वाला था। 5 साल पहले उसने अपनी बीमार पत्नी और 3 साल के बेटे को वादा किया था कि वह शहर से पैसे कमाने जाएगा। वह शहर आया, लेकिन पैसे कमाकर घर नहीं लौटा। उसने अपना नाम बदला, अपना धर्म बदला और एक अमीर औरत को फंसाकर शादी कर ली। उसने अपनी पुरानी जिंदगी को ऐसे मिटा दिया जैसे वह कभी थी ही नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। सावित्री देवी, जो अब तक मुस्कुरा रही थी, अब संदेह भरी नजरों से विक्रम को देख रही थीं। विक्रम पसीने से तरबतर हो रहे थे। बंद करो यह बकवास सिंघानिया गार्ड्स, इन्हें बाहर निकालो। लेकिन आदित्य रुके नहीं।
उन्होंने अपनी जेब से डीएनए रिपोर्ट और पुरानी तस्वीरें निकालीं और पास ही लगे बड़े प्रोजेक्टर स्क्रीन की ओर इशारा किया, जहां उनकी टीम ने तुरंत वह डेटा कास्ट कर दिया था। स्क्रीन पर विजय और उसकी पहली पत्नी की फोटो और डीएनए रिपोर्ट के आंकड़े बड़े अक्षरों में चमकने लगे। यह देखिए, आदित्य ने गरजते हुए कहा, यह सबूत है कि रामपुर का भगोड़ा, विजय और आपके शहर का सम्मानित विक्रम मल्होत्रा एक ही शख्स है। और ये बच्चा, जिसे इसने कुछ दिन पहले भिखारी और चोर कहकर लात मारी थी, यह इसका अपना सगा बेटा है। खून ने खून को पहचाना था, लेकिन दौलत की चमक ने इस आदमी को अंधा बना दिया था। हॉल में मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। कैमरों की फ्लैश अब विक्रम की शान बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि उसके गुनाह को कैद करने के लिए चमक रही थी। सावित्री देवी, जो एक ऊंचे और स्वाभिमानी खानदान से ताल्लुक रखती थीं, धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ीं। उनका चेहरा गुस्से और अपमान से लाल हो रहा था। उन्होंने स्क्रीन पर अपनी सौतन की धुंधली तस्वीर देखी और फिर विक्रम को। विक्रम उनके पैरों में गिरने ही वाले थे। सावित्री, यह सब झूठ है। यह फंसाने की साजिश है। लेकिन सावित्री ने पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा विक्रम के गाल पर झड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में सुनाई दी। तुमने मुझे धोखा दिया, सावित्री ने घृणा से कहा। तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरे पैसे और रुतबे के लिए की थी। एक आदमी जो अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ सकता है और अपने बच्चे को ठुकरा सकता है, वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है। सावित्री ने अपनी हीरे की अंगूठी निकालकर विक्रम के मुंह पर फेंक दी। विक्रम का बना बनाया महल ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। अब विक्रम के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। समाज, कानून और परिवार सब उसके खिलाफ हो चुके थे। अपनी हताशा में उसने आखिरी दांव खेला। वह दौड़कर मुन्ना के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। जिस बच्चे को उसने कुछ दिन पहले गंदी नाली का कीड़ा समझा था, आज वह उसी के सामने गिड़गिड़ा रहा था। मुन्ना, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा पापा हूं। बेटा, देख, मैं तुझे लेने आया हूं। हम साथ रहेंगे, राजा की तरह। विक्रम ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए मुन्ना का हाथ पकड़ने की कोशिश की। वह जानता था कि अगर मुन्ना उसे माफ कर दे तो शायद कानून थोड़ी नरमी बरते। यह एक घिनौना दृश्य था, जहां एक पिता अपने स्वार्थ के लिए फिर से अपने बच्चे का इस्तेमाल करना चाहता था। मुन्ना, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, विक्रम के स्पर्श से पीछे हट गया। उसने आदित्य की वर्दी को कसकर पकड़ लिया और विक्रम की आंखों में देखा। उन नन्ही आंखों में अब कोई उम्मीद या प्यार नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शून्यता और समझदारी थी। उसने अपनी बैसाखी को जमीन पर टिकाया और धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, तुम मेरे पापा नहीं हो। मेरे पापा दवा लेने गए थे, वो अभी तक नहीं आए। तुम तो कोई और हो। मुन्ना का यह एक वाक्य विक्रम के लिए किसी मृत्युदंड से कम नहीं था। एक बेटे ने अपने पिता को पहचानने से इनकार कर दिया था। यह विक्रम की सबसे बड़ी हार थी। उसने दौलत तो कमाई, लेकिन अपनी विरासत और अपना खून हमेशा के लिए खो दिया। आदित्य ने विक्रम के हाथों में हथकड़ी पहनाते हुए कहा, खेल खत्म। विक्रम, तुमने सोचा था कि तुम अपने अतीत को मार डालोगे, लेकिन कर्म का नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। आज तुम्हें सिर्फ कानून सजा नहीं दे रहा, बल्कि कुदरत ने भी तुम्हें खारिज कर दिया है। पुलिस वाले विक्रम को घसीटते हुए ले गए, जबकि वह चिल्लाता रहा। पार्टी हॉल में अब सिर्फ सन्नाटा और बिखरे हुए जज्बात थे। मुन्ना ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और बाहर की खुली हवा की तरफ चल पड़ा। उस रात बनारस के उस आलीशान होटल में एक अमीर आदमी गरीब हो गया और एक अनाथ बच्चे को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिली, आत्मसम्मान और सच्चाई की जीत। वाराणसी की सेंट्रल जेल की कालकोठरी में अब वही अंधेरा था जो कभी विक्रम मल्होत्रा के दिल में हुआ करता था। जिस आदमी के पास कभी शहर की सबसे महंगी घड़ियां थीं,
आज उसके पास वक्त ही वक्त था, लेकिन उसे काटने के लिए कोई उम्मीद नहीं थी। समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर उसकी काली करतूतें छपी थीं। उस पर धोखाधड़ी, बहुविवाह और बाल परित्याग जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। सावित्री देवी ने न केवल उससे तलाक की अर्जी दी थी, बल्कि उसकी कंपनी के खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। विक्रम सलाखों को पकड़कर रो रहा था, लेकिन यह आंसू पश्चाताप के नहीं, बल्कि अपनी खोई हुई सत्ता के थे। उसने दौलत के लिए रिश्तों का सौदा किया था, और अंत में उसे न दौलत मिली और न ही रिश्ते। कर्म का चक्र पूरा हो चुका था। उसने अपने बेटे को सड़क पर फेंका था, और आज वह खुद महल से निकलकर कालकोठरी में आ गिरा था। उधर बाल कल्याण समिति CWC के दफ्तर में मुन्ना के भविष्य का फैसला हो रहा था। सरकारी नियमों के अनुसार मुन्ना का कोई कानूनी अभिभावक नहीं था, इसलिए उसे राज्य के अनाथालय में भेजा जाना तय था। मुन्ना कुर्सी पर बैठा अपने पैरों को हिला रहा था। उसकी आंखों में फिर से वही अनिश्चितता थी। उसने अपने छोटे से जीवन में सिर्फ धोखा देखा था, इसीलिए उसे लग रहा था कि आदित्य भी उसे छोड़कर चले जाएंगे। अधिकारी ने फाइल पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, SP साहब, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। अब हम बच्चे को सरकारी बाल गृह भेज देंगे। यह सुनते ही मुन्ना का चेहरा उतर गया। उसने डरते हुए आदित्य की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या अपने भी ऐसे ही साथ छोड़ देते हैं। आदित्य के दिल में एक पुरानी कसक उठ खड़ी हुई। वह खुद अनाथालयों की उस बेरहम दुनिया को जानते थे। आदित्य ने अधिकारी के हाथ से पेन ले लिया और फाइल को बंद कर दिया। यह बच्चा अनाथालय नहीं जाएगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान होकर उन्हें देखने लगे। आदित्य ने मुन्ना की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने पूरी जिंदगी अपराधियों को पकड़ने में बिता दी, लेकिन घर लौटने पर मुझे इंतजार करने वाला कोई नहीं मिलता था। इस बच्चे ने मुझे पिता नहीं, लेकिन एक रक्षक के रूप में चुना है। मैं इसे गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पूरी करना चाहता हूं। यह फैसला अचानक नहीं था, यह उन कुछ दिनों के साथ का परिणाम था जिसमें दो अकेले इंसानों ने एक दूसरे के खालीपन को भर दिया था। मुन्ना को समझ नहीं आया कि क्या बातें हो रही हैं, लेकिन जब आदित्य ने उसे गोद में उठाया और कहा, चलो घर चले, तो उसे लगा जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। कुछ हफ्तों बाद शाम के समय दशाश्वमेध घाट पर फिर से वही भीड़ और वही गंगा आरती का शोर था, जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। लेकिन इस बार मुन्ना भीख मांगने के लिए नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह वहां खड़ा था। उसने साफ सुथरा कुर्ता पायजामा पहना था और उसके हाथ में एक बैसाखी के बजाय आदित्य का मजबूत हाथ था। आदित्य ने उसे एक दिया और फूलों की टोकरी दी। यह तुम्हारी माई के लिए है, मुन्ना, आदित्य ने कहा। मुन्ना ने कांपते हाथों से दिए की बाती जलाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह दुख के नहीं, बल्कि शांति के आंसू थे। उसने मन ही मन अपनी मां से कहा, माई, देखो, मुझे वो नहीं मिले, लेकिन मुझे उनसे बेहतर कोई मिल गया है। अब मैं भूखा नहीं सोता। मुन्ना ने जलते हुए दिए को धीरे से गंगा के पानी में छोड़ दिया। वह छोटा सा प्रकाश लहरों पर तैरता हुआ दूर जाने लगा, अंधेरे को चीरता हुआ, ठीक वैसे ही जैसे मुन्ना की जिंदगी ने अंधेरे को हराया था। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और दोनों उस दिए को तब तक देखते रहे जब तक वह ओझल नहीं हो गया। मुन्ना ने अपना सिर आदित्य की कमर से लगा दिया, जो उसके लिए अब दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। उसे अब पापा शब्द की जरूरत नहीं थी, उसे साथ मिल गया था। उसने महसूस किया कि खून के रिश्ते केवल शरीर बनाते हैं, लेकिन दिल के रिश्ते जिंदगी बनाते हैं। विक्रम उसका अतीत था, एक बुरा सपना जो खत्म हो चुका था, और आदित्य उसका वर्तमान और भविष्य थे। वापस लौटते समय मुन्ना ने अचानक रुककर पूछा, क्या मैं अब पुलिस वाला बनूंगा? आदित्य हंस पड़े और उसे गोद में उठा लिया। तुम जो चाहो वो बन सकते हो, मुन्ना।
डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस वाला, बस विक्रम मल्होत्रा जैसा कभी मत बनना। दोनों हंसते हुए घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पीछे गंगा बह रही थी, जो सदियों से पाप और पुण्य की साक्षी रही है ना। आज उसने एक और पाप को धुलते हुए और एक नई उम्मीद को जन्म लेते हुए देखा था। शहर की रोशनी में बाप बेटे की यह नई जोड़ी भीड़ में कहीं खो गई, लेकिन उनकी कहानी उस शहर की फिजाओं में हमेशा के लिए दर्ज हो गई कि इंसानियत अभी भी जिंदा है और कभी कभी अजनबी ही सबसे बड़े अपने बन जाते हैं।